हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का जो सेशन है बहुत काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का सेशन के अंदर हम बात करेंगे तुर्की और सीरिया के अंदर आए हुए भूकंप के बारे में, जहां पर हजारों लोगों की मौतें हो चुकी है, हजारों घर तबाह हो चुके हैं। लगभग बात करें तो तुर्की के अंदर, सिर्फ तुर्की के अंदर 35,000 लोगों की मौतें अभी तक हो चुकी है और हजारों लोग घायल भी हैं। और सीरिया के अंदर लगभग 5,000 लोगों की मौतें हो चुकी है और वहां पे भी हजारों लोग घायल हो चुके हैं। हजारों घर तबाह हो चुके हैं। वहां पर लाखों लोगों की जो जिंदगियां हैं वो अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों के आसियाने ढह चुके हैं। कहा जाता है कि भूकंप के झटके डरा देते हैं हमें, भूकंप के झटके डरा देते हैं हमें, जिंदगी कितनी अनमोल है, जिंदगी कितनी अनमोल है बता देते हैं हमें। साथियों, आज हम बात करेंगे तुर्की एंड सीरिया के अंदर आए हुए भूकंप के अंदर और वहां पर कितने से लोगों की जिंदगियां तबाह हो चुकी। हम सबसे पहले इस सेशन को अंदर ये चीज लेंगे कि भूकंप आते ही क्यों है, क्या कारण होता है कि भूकंप आते हैं। हम ये समझेंगे कि क्या भूकंप का पूर्व अनुमान लगाना संभव है या फिर नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। और तुर्की और सीरिया के अंदर जो भूकंप आया उसके पीछे का क्या कारण रहा, हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तुर्की एंड जो सीरिया के अंदर साथियों जो भूकंप आया है उसका जो अभी के अंदर है, यानी कि एपी सेंटर है, वो था गाजियानटेप, वहां का एक शहर है, वहां पर सर्वाधिक भूकंप आया था। उसको बोलते हैं, जहां पर सर्वाधिक भूकंप आता है उसको कहते हैं अभी के अंदर या एपी सेंटर, जिसको इंग्लिश के अंदर जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि भूकंप आता क्यों है। भूकंप को समझने से पहले हमें पृथ्वी की संरचना के बारे में समझना जरूरी है कि पृथ्वी का जो रूप है वो किस प्रकार से बना हुआ है, किस तरीके से ये पृथ्वी बनी हुई है। जहां आप और हम खड़े हैं वहां से 6,500 किलोमीटर की गहराई के अंदर अगर हम लोग चले जाते हैं तो हमें एक पृथ्वी का केंद्र बिंदु मिलता है। क्या मिलता है? पृथ्वी का हमें केंद्र बिंदु मिलता है, ठीक है। और उस केंद्र बिंदु को हम कहते हैं कोर। वहां पर कोर को भी हमने दो भागों के अंदर बांटा। कहा कोर को भी हमने दो भागों के अंदर बांटा। एक को कहते हैं हम लोग इनर कोर, दूसरे वाले भाग को कहते हैं हम आउटर कोर। जो इनर वाले येलो वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग इनर कोर, ये बाहर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं आउटर कोर। मैं इनर कोर की बात करूं तो वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म के अंदर। अगर मैं आउट कोर की बात करूं तो जिस प्रकार के दही किस प्रकार से जमा हुआ होता है उस वाले भाग की तरफ बना हुआ है आउटर कोर उसका। उसके जस्ट ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं। एक साधारण सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसी मेंटल के अंदर ही ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। जब बीज ज्वालामुखी फटता है तो इसमें से ये जो मेंटल वाला जो हिस्सा है लिक्विड जमा हुआ है यहाँ पर, वो वाला भाग बाहर आ जाता है। ये उफानते दूध की तरह होता है। जिस प्रकार दूध उफान मारता है उसी प्रकार से ये बहुत गर्म होता है मैग्मा, या फिर हम लोग मेंटल वाले हिस्से के अंदर बात करते हैं। उसके सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको हम लोग कहते हैं भूपरपट्टी या फिर क्रस्ट, जहां आप और हम लोग खड़े हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहां पर हम बात करें तो ये क्रस्ट वाला हिस्सा है, ये थोड़ा कठोर हिस्सा है। इस क्रस्ट को भी हम लोग दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर। एक वो भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो भाग पानी के नीचे वाली जो हिस्से के अंदर है उसको बोलते हैं हम लोग ओशियनिक क्रस्ट। इसको हम दो भागों के अंदर क्रस्ट को भी बांट सकते हैं। जो भाग हमको ये दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो भाग जल वाला जो हिस्सा है, ये जो आपको जल वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट। इतनी पॉइंट्स आप लोगों को अगर समझ में आ गई हो तो आगे बात करते हैं। जो हमारी क्रस्ट वाला हिस्सा है, इस क्रस्ट को हम कहते हैं ये टेक्टोनिक प्लेट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हैरी हेस के अनुसार ये टेक्टोनिक प्लेट्स का बने हुए हिस्से हैं जो आपस में पास में जुड़े हुए हैं। क्या है? ये जो पास में जुड़े हुए हैं। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर गति होती रहती है, यानी कि एक दूसरे की तरफ आते जाते रहते हैं। और कुछ हिस्सा हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, ये दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही है, यहां पर आप इस इमेज के अंदर आप समझ सकते हैं ये दो प्लेटें अपने आप पास में आ रही है। जैसे ही दो प्लेटें अगर पास में आती हैं
उसको हम लोग कहते हैं अभिसरण हो रहा है। क्या कहते हैं उस शब्द को? अभिसरण कहते हैं। उस भाषा के अंदर हम लोग कहेंगे कि ये अभिसरण हो रहा है। अगर दो प्लेटें जिस प्रकार से पहले इमेज के अंदर दिखाई गई है दूर दूर जा रही है, इसका मतलब ये अवसरण हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? अपसरण हो रहा है, यानी कि प्लेटें दूर दूर जा रही है। क्या होता है जब प्लेटें आपस में पास पास में आती है और प्लेटें दूर जाती है? जब प्लेटें दूर जाती है तो ये वाला जो हिस्सा आपको इमेज के अंदर दिखाया गया है, जब प्लेटें दूर जाती है तो हमारी क्रस्ट वाले दो हिस्से, दो प्लेटें दूर जाती है तो मेटल वाले नीचे जो हिस्सा है वो उफान मारता है। जिस प्रकार से दूध उफान के बाहर चला आता है, उसी प्रकार से इस पृथ्वी से क्या होता है? मैग्मा के रूप में ज्वालामुखी फटता है। बात समझ में आएगी नहीं? किस प्रकार से? जिस प्रकार से ज्वालामुखी फटता है, जिस प्रकार से दूध उफनता है, उसी प्रकार से हमारी इस पृथ्वी से ज्वालामुखी फटता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से दो प्लेटें अगर दूर दूर जा रही है तो वो कहीं ना कहीं दूसरी प्लेट से भी टकराने की संभावना रहती है। तो हम कभी भी पढ़ते हैं जो ज्वालामुखी के बारे में, जब भी ज्वालामुखी फटता है ना कहीं छोटा बड़े भूकंप के झटके हमको मिलते हैं। ये दोनों साथ साथ में हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। जब ये प्लेटें आपस में पास पास में आती है उस स्थिति में ये प्लेटें जो कोर वाला जो हिस्सा था, जिसको हम लोग कहते हैं विगारी कगार, जो प्लेटों का जो किनारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं विनाशी कगार के नाम से जानते हैं, अब ये दोनों आपस में जब टकराती है तो वहां पर भूकंप के झटके हमें महसूस होने लगते हैं। ये जो पृथ्वी का क्रस्ट वाला जो हिस्सा है, ये जो पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला हिस्सा है साथियों, ये क्रस्ट वाला हिस्सा लगभग 60 से 100 किलोमीटर की मोटाई का होता है और काफी बड़ा होता है। जब इसके अंदर टकराव होता है तो धीमा टकराव नहीं होता है, वो काफी बड़ा टकराव होता है जिससे पृथ्वी हिल जाती है। पृथ्वी का हिलना ही, जिसको हम साधारण भाषा के अंदर बोले तो भूकंप का आना कहते हैं। भूकंप हमेशा उसी स्थान पर आता है जब ये दो प्लेटें आपस में पास पास में होती है, उसका किनारा के पास में आने की संभावना सर्वाधिक होती है। हमेशा जो भूकंप है वो कहां पे आएगा? इस किनारे वाले हिस्से के ऊपर आएगा। ये जो किनारे दिखाई दे रहे प्लेटों के, वहां पर आएगा। हैरियस प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है? उन्होंने कहा कि अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी प्लेटें हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी प्लेटों से मिलकर के ये पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये एक मैग्मा के ऊपर तैर रही है। किसके ऊपर तैर रही है साथियों? ये मैग्मा के ऊपर तैर रही है। जब ये प्लेटें पास पास में आती है तो उसको अभिसरण, दूर जाती है उसको अपसरण कहते हैं। जब ये पास पास में आ जाती है, अपने एक से ऊपर दूसरी अगर खिसकाव करती है तो वहां पर वलित पर्वत बनने की संभावना होती है। जिस प्रकार से हिमालय पर्वत का निर्माण एक वलित पर्वत के रूप में हुआ है, ये किन किन प्लेटों की वजह से हुआ है उसको समझते हैं। ये जो इंडियन प्लेट है और यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है और जिस वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, जो बोलते हैं वलित पर्वत। अगर हम लोग साधारण सी भाषा के अंदर हम लोग समझे तो अगर किसी दो पत्थरों को अगर पास पास में लेके आते हैं घसीटते हुए, तो जिसके उसके अंदर जितना भी मलबा होता है वो एक वलय के रूप में इकट्ठा होता हुआ चला आता है और वहां पर एक पहाड़ का निर्माण कर लेता है। उसी ही प्रकार से इस हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ है। ये भी एक इको सेंसिटिव जोन है, यहाँ पे भी भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि 2015 के अंदर नेपाल के अंदर भीषण भयंकर वहां पर भूकंप आया था। और बात करें तो हमारे जो कच्छ वाला जो हिस्सा है, वहां पर 26 जनवरी के दिन 2001 के अंदर काफी भीषण भूकंप आया था। वहां पर हजारों लोगों की वहां पर मृत्यु हुई थी उस समय भी। इसी प्रकार से तुर्की के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। पूरे ब्रह्मांड की मैं बात करता हूं तो बहुत सारी छोटी बड़ी प्लेटें हैं, और जिसके अंदर जो यूरेशियन प्लेट हो गई, यहाँ पर इंडियन प्लेट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ कोकोस प्लेट है, या नजमा प्लेट है। इस प्रकार से बहुत सारी प्लेटों से निर्माण करते हमारे क्रस्ट वाले हिस्से का निर्माण हुआ है, यानी कि भूपर पट्टी का निर्माण हुआ है। अब हम लोग समझते हैं कि भूकंप आते क्यों हैं। जब क्रस्ट वाला जो हिस्सा है, यानी कि विनाशी कगार, अगर दो प्लेटों का जो विनाशी कगार है, किनारे वाला जो हिस्सा है, अब दूसरी प्लेट से अगर वो टकराता है, यानी कि उस जगह को हम लोग कहते हैं फोकस केंद्र। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं केंद्र, मुख्य केंद्र, या फिर क्या कहेंगे उसको? मुख्य केंद्र, फोकस ऑफ हाइपोसेंटर कहते हैं। इंग्लिश के अंदर बोले तो फोकस ऑफ हाइपोसेंटर,
यानी कि मुख्य के अंदर। और जिस बिंदु पर दो प्लेटें आपस में टकराई वो तो हो गया उसका मुख्य के अंदर। और उससे ऊपर वाली जो हिस्सा है, जब जब हम लोग सीधा ऊपर भूपर पट्टी की तरफ चले जाते हैं, यानी कि जहां पर पृथ्वी के जस्ट नीचे वाले हिस्से के अंदर जो टकराई, यहाँ पर जैसे प्लेटें दो टकराई, अगर हम इस ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाते हैं, इसको जगह को बोलते हैं एपी सेंटर, यानी कि अभी के अंदर कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग? अभी के अंदर कहते हैं। क्या ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आया? जैसे जैसे इस एपी सेंटर से आप दूर चले जाओगे, वहां पर भूकंप की जो तीव्रता है वो कम महसूस होने लगेगी। हमको क्या करेगी? यहाँ पर प्लेटें के पास में अगर भूकंप है तो यहाँ पर भूकंप ज्यादा होगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वो भूकंप का झटके हमें कम महसूस होने लगते हैं। आप साधारण भाषा के अंदर ऐसा समझ लिए कि जिस प्रकार आप पानी के तालाब के पानी के अंदर एक पत्थर को ड्रॉप करते हैं, तो जिस जगह पर पत्थर ड्रॉप होता है वहां पर तो भूकंप ज्यादा आएगा, या पानी का जो उछाल है वो ज्यादा आएगा। लेकिन जैसे जैसे पानी की जो तरंगें दूर तक चली जाती हैं और कुछ दूरी पर जाने के बाद वो खत्म भी हो जाती है, इसी प्रकार से भूकंप के भी झटके इस प्रकार तरंग के रूप में महसूस किया जा सकता है। जैसे ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो मुख्य फोकस हो गया, ये मुख्य केंद्र, ये भूकंप का मेन केंद्र है। यहाँ पर जो प्राइमरी तरंग है या सेकेंडरी तरंग है, ये एल तरंग है, यानी कि धरातलीय तरंग। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आती है प्राइमरी तरंग, जिसको बोलते हैं प्राइमरी तरंग। क्या कहेंगे उसको? प्राइमरी तरंग। उसके बाद में बात करें तो वो होती है सेकेंडरी तरंग, और धरातल के ऊपर जो होती है उसको बोलते हैं लव तरंग। क्या कहेंगे? लव वेव्स कहते हैं उसको। लव वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एच.डी. लव ने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। और ये जो हिस्सा होगा इसको बोलेंगे एपी सेंटर, यानी कि अभी के अंदर। क्या कहते हैं इसको? अभी के अंदर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और चीज को समझते हैं कि भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते हैं। भूकंपीय तरंगों के प्रकार, हम समझते हैं कि भूकंप किन वजह से आता है, उसके अंदर कितनी प्रकार की तरंगें होती है। भूकंपीय तरंगों के प्रकार, भूकंप के अंदर 3 प्रकार की तरंगें होती है। एक होती है प्राइमरी वेव्स, यानी कि पी तरंगे, दूसरी होती है सेकेंडरी वेव, यानी कि एस प्रकार की तरंगे, और तीसरी होती है धरातलीय तरंगे, यानी कि लव वेव्स। क्या होती है? लव वेव्स। ठीक है। अगर मैं भूकंपीय तरंगों की प्राइमरी तरंग की बात करूं तो उसके अंदर जो तरंग का जो क्षेत्र है वो होता है अनुदैर्ध्य। ये एक अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है। कैसी है? ये एक अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है। और एस वेव और एल वेव अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि जो प्राइमरी वेव्स है वो हमेशा सीधी निकल जाती है, लेकिन जो प्राइमरी और बाद में सेकेंडरी जो वेव है वो कुछ इस प्रकार से निकलती हैं, जो आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। और लव वेव्स कुछ ज्यादा ही होती है, इसके अंदर आयामों की संख्या, तरंगदैर्ध्य की संख्या कुछ ज्यादा होती है। आगे चलते समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी वेव्स के बारे में। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये प्राइमरी वेव सबसे अधिक गति से चलती है। इसके अंदर सबसे कम नुकसान होता है, शक्ति इसके अंदर सबसे कम होती है। इसके अंदर आवृत्ति भी क्या होती है? कम होती है। इसका तरंगदैर्ध्य वो भी कम होता है। जैसे कि अगर मैं इस यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर आयाम भी क्या होता है? छोटा होता है, यानी कि ये छोटी दूरी के अंदर अगर किसी थाली को हम अगर चम्मच से मारे, जिस प्रकार से उसके अंदर कंपन होता है जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, उसी प्रकार से प्राइमरी वेव भी होती है। तो इस प्रकार से होती है प्राइमरी वेव, यानी इसका तरंगदैर्ध्य भी बहुत कम होता है, आवृत्ति भी बहुत कम होती है, ये एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। और प्राइमरी वेव की एक खास बात यह है कि ये ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों के अंदर गति कर सकती है। प्राइमरी वेव्स के बारे में अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो उसका मतलब होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों के अंदर चल सकती है, और इसके अंदर सबसे कम नुकसान होता है, और इसकी सबसे अधिक स्पीड होती है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। आवृत्ति कम होती है, तरंगदैर्ध्य भी इसका कम होता है, आयाम की बात करें वो भी इसके अंदर क्या होता है? कम होता है। सारा पॉइंट क्लियर हो गया आई होप आप लोगों को। अब हम समझते हैं प्राइमरी जो वेव होती है उसका छाया क्षेत्र क्या होता है। हमने क्या पढ़ा? ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये तीनों के अंदर वेव गति करती है। यहाँ अगर भूपर पट्टी है, ये भूपर पट्टी है, तो उसके नीचे वाला जो मेंटल वाला हिस्सा है, उसके नीचे कोर वाला हिस्सा है, सारा लिक्विड है समझ लीजिए नीचे वाली साइड में। तो ये सबकी जगह पर क्या करती है? ये गति करती है। क्या करती है? सब जगह पर ये गति करती है, यानी द्रव में भी चलेगी,
लिक्विड में भी चले, लिक्विड के अंदर तो चलेगी ही, ठोस के अंदर भी चलेगी और गैसों के अंदर भी ये चलती है। गैस के अंदर से कोई भी तरंग का आना जाना कोई विशेष महत्व नहीं रखता, लेकिन ठोस यंत्रों के अंदर रखता है। अब इसका पीक तरंग का जो छाया क्षेत्र है उसको समझते हैं। पीक तरंग का जो छाया क्षेत्र है वो 145 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री तक है। भूकंप की प्राइमरी तरंग की छाया क्षेत्र कितना होता है, तो वो होता है 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक। ये बात आपको कंठस्थ रखनी है। दूसरा सवाल आपसे बन सकता है कि भूकंप के अंदर किन माध्यम के अंदर भूकंप जो प्राइमरी तरंग है वो गति कर सकती है, तो ठोस, द्रव, गैस तीनों के अंदर ये गति कर सकती है। ठीक है, इतनी बातें इस प्राइमरी वेव्स के अंदर आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करें सेकेंडरी वेव्स के बारे में। प्राइमरी जो तरंग होती है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी कि वो सीधी निकल जाती है। और अनुप्रस्थ तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव्स की बारे में बात करो तो एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ इस प्रकार की तरंग है, ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसकी स्पीड प्राइमरी वेव से कम होगी, यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। इसके अंदर जो नुकसान है वो एक नॉर्मल सा नुकसान होता है, कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, एवरेज होता है। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति इसके अंदर एवरेज होती है, और आयाम की बात करें या तरंगदैर्ध्य की बात करें वो भी एक औसत होता है, इनके कुछ ज्यादा नहीं होता है, कुछ कम भी नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूं तो आप इस प्रकार से कुछ समझ सकते हैं। ये एक सेकेंडरी वेव है। ठीक है, ये इसका आयाम हो गया, यानी कि इसकी दूरी, और ये हो गई आपकी तरंगदैर्ध्य। दो तरंगों के बीच की दूरी को बोलते हैं हम लोग तरंगदैर्ध्य। ठीक है, ये भी इसका औसत होता है। इसका आयाम भी, यानी कि जो लंबाई है वो भी इसके क्या होती है, एक एवरेज होती है। ठीक है, सेकेंडरी वेव केवल और केवल ठोस के अंदर गति करती है। किसके अंदर करती है, केवल और केवल ठोस के अंदर गति करती है। जब भी सेकेंडरी वेव आती है तो समझ लीजिए वो भूगर्भ पट्टी यानी कि क्रस्ट वाले हिस्से के अंदर आएगी, इसलिए इसे जो नुकसान होता है वो एवरेज होता है। देखो प्राइमरी जो वेव होती है उसके अंदर क्या होता है कि नुकसान कम क्यों होता है, क्योंकि जब भी पृथ्वी के किसी भी हिस्से के अंदर अगर भूकंप आता है, जो अगर प्राइमरी जो वेव होती है यानी कि प्राथमिक तरंग होती है वो द्रव, लिक्विड सबके अंदर चारों ओर घूर्णन कर लेगी। माना कि यहाँ पर अगर भूकंप आता है तो जो इसकी किरण है वो, इसकी जो तरंग है वो चारों दिशा के अंदर चली जाएगी। किससे, चारों दिशा के अंदर वो उसकी तरंगें चली जाएगी, जिससे क्या है सबको बराबर दिशा मिल जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी है या फिर लव तरंग है वो सिर्फ ठोस वाले हिस्से के अंदर आती है या ऊपर वाले हिस्से के अंदर आती है, क्रस्ट वाले के अंदर, वहां पर नुकसान होने की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाती हैं। अगर आपसे पूछे सेकेंडरी वेव का जो छाया क्षेत्र है वो कितना होता है, तो वो होता है 103 डिग्री से लेकर के 103 डिग्री तक। कितना होता है, 103 डिग्री से लेकर के 103 डिग्री तक होता है क्या, इसका छाया क्षेत्र होता है। आई होप ये वाला पॉइंट्स भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लौ तरंग या फिर धरातलीय तरंग। ये धरातल के ऊपर आने वाली संभावनाएं हैं। किसके ऊपर, ये धरातल के ऊपर आने वाले भूकंप की घटनाएं हैं। इससे सर्वाधिक नुकसान होता है। जो जितना धीमा चलता है, अगर कोई व्यक्ति हाथी से टकराएगा तो ज्यादा नुकसान होगा, या वो मच्छर से टकराने से ज्यादा नुकसान होगा। मच्छर शायद ही मैं मान सकता हूं कि मक्खी या फिर मच्छर हाथी से तो तेज ही चलेंगे। अगर आप मच्छर से टकराओगे तो क्या नुकसान होने की संभावना है। इसलिए यह कह सकते हैं कि प्राइमरी वेव्स वो एक प्रकार का मच्छर है, और जो लव वेव्स है या फिर धरातलीय वेव है वो एक प्रकार का हाथी है। अगर आप हाथी से टकराओगे तो ज्यादा नुकसान होगा। तो हाथी चलता भी धीमे है तो नुकसान भी ज्यादा करता है, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है ये वाली लव वेव्स। ये धरातल के ऊपर होती है। इसकी जो आवृत्ति की संख्या है वो होती है कम। क्या होती है, आवृत्ति की जो संख्या है वो होती है कम। और मैंने गलत बताया था अभी, प्राइमरी वेव्स के अंदर जो आवृत्ति की जो संख्या होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी कि अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। तरंगदैर्ध्य तो उसकी कम ही होती है, लेकिन जो आवृत्ति है यानी कि प्रति सेकंड अगर कंपन की बात करें तो प्राइमरी वेव्स के अंदर सर्वाधिक होता है। पॉइंट क्लियर हुआ। और लव वेव्स के अंदर आवृत्ति की जो संख्या वो हमेशा कम होती है, यानी कि आवृत्ति कम कैसे, आप यहाँ पर मैं इस इमेज के अंदर आपको दिखा सकता हूं। ये इस प्रकार की बड़ी बड़ी इसके अंदर आवृत्ति होगी। एक कंपन यहां आया, फिर यहां पे आएगा, ये फिर यहां पे आएगा। बात समझ में आ गई आपको। तरंगदैर्ध्य की बात करूं, इसकी जो तरंग है
इसके बीच की जो दूरी है वो भी सर्वाधिक होती है। आयाम की बात करूं तो ये भी काफी बड़ा होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इसलिए ये जो धरातल तरंग हैं ये हमें सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती हैं। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? यानी कि भूकंप की 3 तरंगों के बारे में पढ़ा, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और धरातलीय वेव। प्राइमरी वेव एक अनुदैर्ध्य तरंग है और इसकी स्पीड सर्वाधिक है, आवृत्ति की संख्या इसके अंदर अधिक है, तरंगदैर्ध्य इसका कम होता है, आयाम भी इसके अंदर कम होता है। ठीक है, वो ठोस, द्रव, गैस तीनों को अंदर गमन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंडरी वेव पढ़ा है, वो अनुप्रस्थ तरंग है, उसकी स्पीड एवरेज होती है, जो नुकसान है वो भी एवरेज होता है, लेकिन तरंगदैर्ध्य और जिसका आयाम है वो भी एक एवरेज होता है। ये बात समझ में आई। लेकिन उसके अंदर एक खास बात है कि जो सेकेंडरी वेव है वो सिर्फ ठोस के अंदर ही चलती है। ठीक है, उसकी छाया क्षेत्र की बात करें तो छाया क्षेत्र जो सेकेंडरी वेव का है वो 103 से 103 डिग्री तक ही होता है, लेकिन जो प्राइमरी वेव है उसका 103 डिग्री से 105 डिग्री से 145 डिग्री तक का छाया क्षेत्र होता है। अब पढ़ रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी महाद्वीपीय जितनी भी पेटियां हैं, यानी कि जितनी भी पेटियां हैं प्लेटों की, उसके बारे में बात करते हैं। भूकंप आता कहां कहां पर है, जो भूकंप का सर्वाधिक एरिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वाधिक भूकंप की मैं बात करूं तो सर्वाधिक आता है प्रशांत महासागर के अंदर। कहां पे आता है? प्रशांत महासागर के अंदर। इस ब्रह्मांड की बात करूं तो यानी कि पृथ्वी के अंदर बात करूं तो 60 से 65% जो भूकंप आते हैं वो प्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर आते हैं। कहां पे आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर। और एक प्रशांत महासागरीय जो पेटी है इसको हम लोग कहते हैं रिंग्स ऑफ फायर। क्या कहते हैं इसको? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस वाले क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये हमारा एशिया महाद्वीप, यहाँ पर फिलीपींस है, ये ऑस्ट्रेलिया, इधर उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। किसे कहते हैं? तो प्रशांत महासागर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। अगर समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है जिसको हम लोग सुनामी के रूप से जान सकते हैं, अगर समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो उसका कारण क्या होगा? वहां पे सुनामी आती है। क्या आती है? सुनामी। अब यहाँ पे आ जाइए, मध्य महाद्वीपीय पेटी के बारे में बात करते हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर सर्वाधिक भूकंप आते हैं, यानी कि 60 से 65% भूकंप कहां पे आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर। और रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं? तो वो भी प्रशांत महासागर को ही कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी के बारे में बात करें, अफ्रीका महाद्वीप है, इसके ऊपर यूरेशियन प्लेट है और यहाँ पर है इंडियन प्लेट, यहाँ पर है अपलेशियन प्लेट। ये जो हिस्सा है लगभग जो इंडिया से उत्तर से होता हुआ इधर फिर ऑस्ट्रेलिया तक आता है, इसको बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पर भी सर्वाधिक भूकंप आते हैं। यहाँ पे आते हैं। ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे महाद्वीपों से होकर के गुजरती हैं, इसलिए इसको कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मध्य महाद्वीपीय पेटी। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर जो भूकंप वाला क्षेत्र कौन सा बन जाता है? हमारा जो उत्तर वाला जो हिस्सा है नेपाल के पास में हिमालय जो पर्वत श्रृंखला, ये एक भूकंप क्षेत्र वाला है। अगर इधर नीचे वाली साथ बात करें तो यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, भुज वाला जो क्षेत्र है वहां पे भी भूकंप वाला क्षेत्र है। अंडमान निकोबार के द्वीप के समूह के पास में एक यहाँ पर बना ब्रह्मा प्लेट कहते हैं जिसको, ये छोटी सी प्लेट है, यहाँ पर भी भूकंप आते रहते हैं। ये हो गई हमारी मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये भी पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। अभी हम लोग जो दोनों ही प्लेटें पढ़ी, कौन सी? प्रशांत महासागरीय पेटी। ये किस वजह से होती है? यहाँ पर जो प्लेटें वो पास पास में आती हैं, क्या विसरण हो रहा है? अब ने पढ़ा मध्य महाद्वीपीय पेटी, तो यहाँ पे भी प्लेटें दोनों पास पास में आती है। जैसे यहाँ पर इंडियन प्लेट है, ऊपर वाली यूरेशियन प्लेट है, वे दोनों भी पास पास में आ रही है। यहाँ पर फोल्डिंग हो रहा है, हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। ये भी किस वजह से हो रहा है? अभिसरण की वजह से। हमने वर्ड पढ़ा था ना, दो प्लेटें पास पास, अभिसरण कहते हैं उसको। ये अभिसरण की वजह से आ रहा है। अब हम लोग तीसरा पढ़े मध्य अटलांटिक पेटी। इनकी ये है हमारा अटलांटिक महासागर ऐसा आकृति का। किस प्रकार का है? ऐसा आकृति का। यहाँ पे जो भूकंप आते हैं वो होते हैं किस वजह से? अवसरण की वजह से। यहाँ पे जो भूकंप आते हैं उसकी वजह है अवसरण की वजह से, यानी कि यहाँ पर प्लेटें क्या है? दूर दूर जाती हैं। क्या होती है यहाँ पे? यहाँ पर प्लेटें दूर दूर जाने की वजह से भूकंप आता है मध्य अटलांटिक पेटी के अंदर। और यहाँ पर जो
भूकंप आते हैं मतलब कि यहाँ पर ज्वालामुखी सर्वाधिक फूटते हैं। कहां पर? अटलांटिक मध्य अटलांटिक पेटी है, यहाँ पर क्या होते हैं? ज्वालामुखी सर्वाधिक फूटते हैं। यहाँ पे भूकंप का कारण क्या है? यहाँ पर दो प्लेटें अवसरण की वजह से यहाँ पर होता है। पॉइंट समझ में आ गए आपको? आगे बढ़े, अन्य पेटियों के अंदर बात कर रहे हैं, तो अन्य कौन कौन सी पेटियां हो गई? यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए ये है कोकोस प्लेट, छोटी छोटी प्लेट है, यह नजका प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट। यहाँ पे आए यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट। यहाँ पर ब्रह्मा प्लेट, इंडिया के निकोबार के पास में जो हमारा जो आज वर्तमान का जो म्यांमार है, इसका पहले नाम ब्रह्मा था, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा प्लेट रख दिया गया था। यहाँ पर फिलीपींस प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है यहाँ पर, ठीक है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है। ये प्लेटें हो गई हमारी पृथ्वी का निर्माण करती है, जो पृथ्वी के ऊपर है, कुछ नीचे है। ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्या है, अब हम लोग बात करते हैं भूकंपीय जोन के बारे में, कि भाई भूकंप आता कहां पे है। जहां पे दो प्लेटें पास पास में होती हैं, जो किनारे पास पास में होती है, उस क्षेत्र के अंदर जो भी हिस्से के अंदर जो भी देश आते हैं, उसको कहते हैं हम लोग भूकंपीय जोन। भारत के अंदर की बात करते हैं, तो भारत का कौन सा हिस्सा भूकंपीय जोन के अंदर आता है? देखिए, जो पहला वाला जो भूकंपीय जोन है, पॉइंट 1, ये अभी तो खत्म कर दिए गए। यहाँ पे जो भूकंप आते हैं वहां पर कोई अस्तित्व यानी कि किसी भी प्रकार का कोई तरह का नुकसान नहीं होता है। सेकंड नंबर के बाद थोड़ा बहुत होता है। फिर भूकंप 5 जोन होता है, वो होता है सबसे ज्यादा डेंजर। तो भारत के अंदर कौन कौन सा जो क्षेत्र है जो भूकंप 4-5 के अंदर आता है? देखिए, भूकंप के कितने जोन होते हैं? वैसे तो 4 ही होते हैं। पहले कितने थे? 5 थे। अब यहाँ पे इमेज के अंदर देखिए, यहाँ पे इंडिया के इमेज के अंदर यहाँ पे दिखाए कितने हैं? 4 दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे जो भूकंप 5 के अंदर अगर बात करो तो हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र, यहाँ पर आ जाइए आप, नेपाल के पास वाला क्षेत्र, हमारे जो पूर्वी स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, तो यहाँ पे सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना रहती है। फिर यहाँ पर कच्छ की खाड़ी के अंदर भुज वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज्यादा है, यानी कि भूकंप 5 के अंदर ये लोग जगह आती है। ये भूकंप जोन आप लोगों को आई होप समझ में आए होंगे। अब भूकंप जोन कितने हैं? 4। पहले कितने थे? 5। एक को क्या कर दिया गया? खत्म। अब कहां से स्टार्ट होता है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब हम लोग पढ़ते हैं कि भूकंप जो मापने की मशीन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सिस्मोमीटर। क्या कहते हैं? सिस्मोमीटर। अगर 1 से लेकर 1.9 तक अगर कोई भूकंप आता है, तो दूसरी किसी भी प्रकार की स्केल उसको नहीं माप सकती। सिर्फ कौन मापेगा? सिस्मोमीटर ही मापता है। ठीक है। भूकंप जो करने का जो अध्ययन है, जो भूकंप का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी कहलाता है। जिस मशीन से मापते हैं उसको बोलते हैं सिस्मोमीटर। ठीक है। भूकंप का जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। भूकंप को जिस स्केल से हम लोग मापते हैं उसको कहते हैं रिएक्टर। क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल कहते हैं। इससे पहले कौन कौन सी स्केल थी? इससे पहले मर्कली एक स्केल थी। क्या नाम आता है? मर्कली। भाई मर्कली की एक स्केल थी जिसके अंदर 1 से लेकर के 12 तक पॉइंट्स थे। जैसे कि रिएक्टर स्केल के अंदर 1 से लेकर के 9 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर 1 से लेकर के 12 की पॉइंट्स थे। इसके अंदर अनुमान लगाया जाता था। ये कोई स्केल बराबर हमें नहीं बताती कि जितनी तीव्रता का भूकंप आया है, ये हमको बताती थी कि 1 से लेकर के 12 तक अनुमान लगाया जाता था कि अगर 50 घर गिरे हैं तो एवरेज था, 50 से ज्यादा गिरे हैं तो 6 का था, 7 का था, 5 का था। ये अनुमान पर आधारित थी, इसलिए ज्यादा विश्वसनीयता इसके ऊपर नहीं थी। फिर कौन सी रिएक्टर स्केल का उपयोग किया जाता था? तो वो थी रिएक्टर स्केल। ये पॉइंट्स आप लोगों को आई होप समझ में आए होंगे। रिएक्टर स्केल कहां तक, उसका जो पॉइंट्स होते हैं कहां से कहां तक होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 से लेकर के 9 तक। अगर आप किसी अधिकारी लेवल की अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर अगर आपको डिस्क्रिप्शन का अंदर कुछ लिखने की जरूरत पड़े तो वहां पर आपको 1 से लेकर के 10 तक बातें बतानी पड़ेगी। कितनी तक? 10 तक। ये देखिए इसके 1 से लेकर के 10 तक यहाँ पे पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं 0 से लेकर अगर 1.9 तक अगर भूकंप आता है तो वो सिर्फ वहां पे पता चलेगा, सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। ठीक है। 2 से लेकर के 2.9 की बात करें तो हल्के झटके आएंगे,
और 3 से लेकर 3.9 की बात करें तो कोई ट्रक अगर आपके नजदीक से गुजरता है, जिस प्रकार से हमें एहसास होता है वो होता है 2 से लेकर के 2.9 तक, सॉरी 3 से लेकर के 3.9 तक वो भूकंप के स्केल के अंदर आता है। अगर रिएक्टर स्केल अगर अंदर बताता है कि 4 से लेकर 4.5 है तो खिड़कियों के अंदर जितने भी शीशे हैं, दीवारों को अंदर लगी हुई जो फ्रेम है, टंगी हुई जो फ्रेम होती है वो नीचे गिर जाती है, कांच टूट जाते हैं। उस स्थिति के अंदर समझ लीजिए कि वो 4 से लेकर के 4.9 तक का क्या है भूकंप है। 5 से लेकर के 5.9 की बात करूं तो वहां पर फर्नीचर हिल सकते हैं, मकानों में के अंदर क्या आ सकती है, दरारें आ सकती है। यहां से फिर वो क्या है, डेंजर जोन स्टार्ट हो जाता है। 6 से लेकर के 6.9 की बात करें तो कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की नींव के अंदर दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, और 7 से अधिक अगर कोई पॉइंट्स आते हैं 7.9 तक तो इमारतें, मकान गिर जाते हैं, काफी नुकसान होता है। जैसे भुज में 2001 के अंदर और नेपाल के अंदर 2015 के अंदर भारी यहाँ पर नुकसान हुआ था। 8 से लेकर 8.9 की बात करें तो 8 से 8.9 तक इमारतें समेत बड़े पुल भी गिर जाते हैं, सुनामी का खतरा बना रहता है। हाल ही के अंदर जो तुर्की के अंदर भूकंप आया था वहां पर 7.8 तक आया था। कितना? 7.8 तक आया था और वहां पर लगभग 40,000 लोगों की मौतें हो चुकी है। अब सोच लीजिए कि वहां पर कितने घर गिरे होंगे, हजारों की संख्या के अंदर वहां पर घर गिर चुके हैं, लोग बेसहारा हो चुके हैं। और वहां पे जो इस समय जो हालात थे बहुत नाजुक हालात कह सकते हैं। वहां पर अगर नाव से ज्यादा अगर आता है भूकंप तो सर्वाधिक तबाही लेके आता है। मैदान में खड़े हो तो वहां पे भी धरती हमें हिलती हुई नजर आती है। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं साथियों। अर्थक्वेक स्केल, मरकरी वाली स्केल आज सर्वाधिक ज्यादा उपयोग में ली जाती है। अब चेतावनी, इसके अंदर पूर्व अनुमान तो हम लोग लगा भी नहीं सकते हैं। अगर पृथ्वी के ऊपर रेडॉन की जो संख्या है, रेडॉन जो भारी गैस है, अगर उसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो भूकंप आने की संभावना रहती है। दूसरी चीज है, अगर जानवर अपना बिहेव बदलते इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं तो भी क्या है, वहां भूकंप आने की संभावना रह जाती है। अगर जमीन के अंदर जो सांप है वो बाहर निकलना शुरू हो जाए, ये भी संकेत होता है कि बहुत सारी संख्या के अंदर अगर आपको सांप दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कुछ अनहोनी होने वाली है। ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर इसके अलावा आप लोगों को क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, एग्जाम के हिसाब से भी हमें पॉइंट्स को देखने हैं। तो एक होता है सिस्मोमल, आइसोसिस्मोमल। आइसोसिस्मल, आइसोसिस्मल का मतलब होता है कि समान तीव्रता का भूकंप। अगर एक बात करता हूं, एक यहाँ पर सीरिया का कोई जगह है, एक तुर्की की कोई जगह है, एक लेबनान की कोई जगह है, एक इजराइल की कोई जगह है, समान तीव्रता का अगर भूकंप आता है, यानी कि यहाँ पर अगर 6.8 का अगर भूकंप आता है कहीं पे भी, और यहाँ पे भी 6.8 का भूकंप आता है, यहाँ पे भी 6.8 का भूकंप आता है, यहाँ पे भी आता है, जिस प्रकार का वो ग्राफ या फिर जिस प्रकार से वो नक्शा बनता है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं, उस वर्ड को यूज करते हैं आइसोसिस्मल। क्या कहते हैं उसको? आइसोसिस्मल। उस वर्ड को क्या कहेंगे? आइसोसिस्मल। जहां जिस जगह पर समान तीव्रता का भूकंप आते हैं उसको जो हम लोग काल्पनिक रेखा खींचते हैं उसको कहते हैं आइसोसिस्मल। क्या कहते हैं उसको? आइसोसिस्मल। ये तो बहुत बार यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है। आजकल क्या नया ट्रेंड आया है उसके बारे में बात करते हैं। एक और वर्ड इसके अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, वो कौन सा है? होमोसिस्मल। ये वर्ड है होमोसिस्मल, एक वर्ड है आइसोसिस्मल। होमोसिस्मल का मतलब क्या है? होमोसिस्मल का मतलब है कि 7:08 की बात है। 7:08 पर तुर्की के अंदर भी भूकंप आता है, सीरिया के अंदर भी आता है, लेबनान के अंदर भी आता है। जिस प्रकार से हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं समान समय के अंदर आए हुए भूकंप को कहते हैं। किसी जगह पर समान समय के अंदर भूकंप आता है उसको कहते हैं होमोसिस्मल। अगर समान तीव्रता का अंदर कहीं पे भी भूकंप आता है उसको कहते हैं हम लोग आइसोसिस्मल। ये दोनों वर्ड्स आप लोगों को समझ में आए होंगे, आई हो।
दोनों पॉइंट्स क्लियर है? आगे बढ़े आप लोगों को। अब हम लोग समझते हैं कि तुर्की के अंदर भूकंप आने का मध्य जो मेजर कारण है वो क्या है। तुर्की, ये आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे तुर्की है और यहाँ पर सीरिया, इराक, रोमानिया, इटली, इनके बीच के अंदर बसा हुआ है यहाँ पर तुर्की। तुर्की के जस्ट पास में सीरिया, लेबनान और वहां पर इजराइल वगैरह है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक त्रिक स्थिति बनती है। कौन सी है वो आप इस मैप के अंदर देखिए। ऊपर वाले हिस्से के अंदर है कौन सी वाली प्लेट? यूरेशियन प्लेट है। यहाँ पर है एनाटोलियन प्लेट और इधर है अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। एनाटोलिक प्लेट, अरेबियन प्लेट और जो अफ्रीकन प्लेट है, इनके कगार पर क्या बसा हुआ है? हमारा तुर्की शहर बसा हुआ है। और तुर्की का गाजियान्टेप जो शहर है, यहाँ पर जो गाजियान्टेप शहर है इस पॉइंट्स पर बसा हुआ है, जो रेड कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है गाजियान्टेप शहर। तो सर्वाधिक झटके कहां पर महसूस हुए, सर्वाधिक नुकसान कहां पर उस गाजियान्टेप शहर के अंदर हुआ? यहाँ पर ही बड़ी बड़ी इमारतें थी। यहाँ पर विकास की तो बात करें तो सर्वाधिक विकास भी इसी क्षेत्र के अंदर था। यहाँ पर क्या हुआ? सर्वाधिक भूकंप के पॉइंट्स आए। जो भी इस कगार के ऊपर जो भाग है और इधर वाली अफ्रीकन प्लेट, एनाटोलिक प्लेट, एनाटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट, इनके जो त्रिक पॉइंट, तीनों बिंदु जहां पर मिलते हैं वहां पर आया है ये भूकंप। इन तीनों प्लेटों के यहाँ पर टकराने की वजह से यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप की यहाँ पर महसूस किया गया है और इसको एपिसेंटर ये वाला हिस्सा है। अब उधर वाली साइड के अंदर है यूरेशियन प्लेट, एनाटोलियन, अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट। ये किसकी वजह से हुआ? अभिसरण की वजह से हुआ। किसकी वजह से? अभिसरण। यानी कगार वाले हिस्से के अंदर अगर आप कुछ भी विकास करते हैं, यहाँ पर अगर आप डैम बनाते हो या कुछ भी काम करते हो, हमारे इंडिया के अंदर हम लोग बात करते हैं, अभी जोशीमठ के अंदर हुआ था। जोशीमठ के अंदर भूकंप आने के पीछे क्या कारण थे? यहाँ पर घरों के अंदर जो दरारें पड़ी उसका क्या कारण था? वहां पर जो जमीनें धंसने की वजह क्या थी? वहां पर अंधाधुंध जो विकास हुआ है, इको सेंसिटिव जोन होते हैं, जो भी दो कगार आपस में मिलते हैं, जो भी दो प्लेटें पास पास में, जो किनारे वाला हिस्सा है, यहाँ पर बड़े डैम नहीं बनाने चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनानी चाहिए। उसके दबाव की वजह से वहां पर प्लेटें हिलने की संभावना बनती है और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे जो दबाव की वजह से प्लेटें टकराई आपस में और टकराने की वजह से यहाँ पे बड़ा भूकंप की आया है। दुनिया भर के अंदर हर साल के अंदर, एक साल के अंदर 20,000 के आसपास आते हैं भूकंप। और सर्वाधिक भूकंप कहाँ पे आते हैं? वो जापान के अंदर आते हैं। कहाँ पे आते हैं? जापान के अंदर। जापान का जो कल्चर है आज उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना हुआ है। वहां पर आज इतने महसूस नहीं होते, ज्यादा नुकसान वहां पे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ही नुकसान हो चुका है और यहाँ पर 40,000 लोगों की मौतें तो हुई ही है, लेकिन कितनों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है आप इमेजिन कर सकते हैं। दो प्लेटों को टकराने की वजह से भी यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं। जब भी भूकंप आते हैं तो जमीनों के अंदर दरारें पड़ जाती है, घर गिर जाते हैं, काफी बड़ा नुकसान होता है। तो इसका बचाव के क्या उपाय है? अगर आप घर के अंदर है, अगर आपको पहले ही पता चल जाता है तो आप घर से बाहर निकल जाइए। आपको अगर लगता है कि भूकंप आ रहा है तो अगर आप बाहर निकल सकते हो तो बाहर निकल जाइए, इसकी तरह आप घर से बाहर भाग जाइए। इसके अलावा अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो तो घर के किसी कोने के अंदर कोई बड़ी सी चौकी बनी हुई हो उसके नीचे घुस जाना चाहिए, या फिर कॉर्नर वाले हिस्से के अंदर घुस जाना चाहिए। कि सर वो तो पूरा का पूरा ढह जाता है, पूरा ढह भी जाता है तो कॉर्नर वाला हिस्सा क्या होता है, वहां पे आपकी सेफ होने की संभावना सर्वाधिक होती है। लेकिन क्या दीवारें एक दूसरे के ऊपर गिर जाती है जिस वजह से आप बच सकते हैं, या किसी चौकी के अंदर घुस जाइए। आप लोगों ने तुर्की के अंदर एक वीडियो नहीं देखा होगा, एक माँ और दो अपने बच्चों को लेकर के, उसके हस्बैंड तो घर पर नहीं थे लेकिन माँ अपने दो बच्चों के साथ में क्या एक बड़ी सी अलमारी थी, बहुत मजबूत अलमारी थी, उसने सारा सामान बाहर फेंका और उसके अंदर घुस गई और उसके अंदर फिट हो गई अपने माँ बच्चों के साथ में। पूरा घर डर चुका था और वो उसको, वे तीनों माँ बेटी है, माँ बेटा और बेटी जिंदा निकले थे वहां से। इस प्रकार से छोटे बड़े भूकंप आते हैं तो फिर आप छोटी छोटी चौकियों के नीचे इस जगह से आप सेफ अपने रह सकते हैं। भारत ने भी इसके अंदर क्या किया, अपने एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर जो हमारी जो फोर्स है, रेस्पॉन्स
जो फोर्स है उसको भेजा था वहां पर, 100 लोगों की टीम को वहां पर भेजा गया था, इस डॉग्स को साथ में भेजा गया था। और भारत ने जो ऑपरेशन चलाया उसका क्या नाम है, ऑपरेशन दोस्त चलाया। इनके बचाव राहत कार्य के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया भारत ने, ऑपरेशन दोस्त चलाया तुर्की के अंदर। और ये हमारे एनडीआरएफ के जवान हैं, साथ में डॉग्स है, ताकि ये भी इसकी हेल्प कर सके। ये हमारी एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। ये काफी इंटरेस्टिंग क्लास भी है। आपको पता चला कि भूकंप कैसे आते हैं, प्लेटों को कैसे टकराना होता है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, वो तमाम बातें हमने इसके अंदर सेशन के अंदर कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ अच्छे से सेशन का। थैंक यू, धन्यवाद।